नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज हम पेपर लेकर आए हैं, वो है ईपीएफओ में जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में। दोस्तों, उसका पेपर हम लेकर आए हैं। देखिए, इससे पहले के जो दो पेपर है 2017 का 2021 का, उसको मैं डिस्कस कर चुका हूं और फुल पेपर टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और दोनों जो लेक्चर देखना चाहते हैं दोनों पेपर का, तो चैनल पे पड़ा है, उसको देख लीजिए। तो पार्ट फर्स्ट है, तो 3 पार्ट में एक वीडियो आने वाली है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। और देखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर है तो आप gkafairs25@gmail.com पे ज़रूर भेज सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लैन, वैन और मैन। तो देखिए, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ही आपको पता होना चाहिए। देखिए, LAN लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, और MAN यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये तीनों का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो वही पूछा गया है, एल का मतलब W और M का। तो देखिए, लोकल, वाइड और मेट्रोपॉलिटन इसका करेक्ट आंसर होगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि लैन, तो यहाँ पर आपको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे तक कैंपस कोई बिल्डिंग में एक काम आती है LAN। उसके बाद हम WN की बात करते हैं तो 100 किलोमीटर तक इसका जो है रेंज होता है। और यहाँ पर आपको मेट्रोपॉलिटन वो 5 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। तो शहर या कस्बा में अगर जो नेटवर्क देना होता है तो हम MAN का उपयोग करते हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा और तीनों का फुल फॉर्म पता होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी क्या निर्दिष्ट करती है। तो देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो एक वितरित कंप्यूटर स्थापत्य है जो अनुप्रयोगों या उपयोगकर्ताओं को जैसी आवश्यकता हो वैसा ही सॉफ्टवेयर आधारित संरचना यानी कि जो आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देगा एवं प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो इस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग होता है जो कि बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया कराता है। तो गूगल जो स्पेस है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक अच्छा उदाहरण है। ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से चाहिए उसी तरह से जो है वो मुहैया करवा देता है प्लेटफॉर्म, तो उसको जो है क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नैनो प्रौद्योगिकी के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, तो यह परमाणु दर परमाणु पदार्थों और युक्तियों के निर्माण की प्रौद्योगिकी है। बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद भौतिक गुणधर्मों में नैनोमीटर पैमाने का बदलाव होता है। बिल्कुल सही है। रासायनिक गुणधर्मों में नैनोमीटर पैमाने का बदलाव होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि परमाणु दर परमाणु पदार्थों और युक्तियों के निर्माण की प्रौद्योगिकी नैनो प्रौद्योगिकी है। इसमें भौतिक और रासायनिक जो दोनों गुणधर्म हैं उसमें बदलाव होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, यानी कि 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि CERN परियोजना में प्रयुक्त बृहत हैड्रॉन संघटक यानी कि LHC एक कण त्वरक है। यह किन देशों के बीच सीमा पर अवस्थित है। तो यहाँ पर LHC जो है वो है आपको फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी सही उत्तर होगा। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संचार की वह पद्धति जिसमें दोनों दिशाओं में संचरण हो सकता है किंतु एक समय में एक ही दिशा में होती है। यानी कि दोनों दिशा में संचरण हो सकती है लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही दिशा में होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, तो अर्ध द्वैध बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो 20 सही होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अर्धद्वैध क्या होता है कि संचार की ऐसी पद्धति जिसमें दोनों दिशाओं में संचरण होता है परंतु एक समय में एक ही दिशा में होगा, तो उसको अर्धद्वैध बोलते हैं। और पूर्ण द्वैध क्या बोलते हैं, तो संचार की वह पद्धति जिसमें दोनों दिशाओं में एक साथ संचार होती है, यानी कि एक ही साथ दोनों में होती है, तो उसको सी उत्तर होगा, यानी कि पूर्ण द्वैध होगा। और एक मुखी क्या होगा कि संचार की ऐसी पद्धति जिसमें केवल एक ही दिशा में संचार होता है उसको बोलते हैं एकमुखी। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि सिंप्लेक्स जो होगा वो एकमुखी होगा। तो तीनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल पता चल गया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक क्रमादेश संचय जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर प्रणाली कैसे चलती है और सूचना का संसाधन करती है, यह क्या कहलाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रचालन
तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोलते हैं। क्वेश्चन है कि SMPS किसका परिवर्णी यानी कि एक्रोनिम्स है। कुल मिलाकर SMPS का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका है स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है USB का फुल फॉर्म पूछा है। तो देखिए यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है। तो फुल फॉर्म ऐसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 का है, यानी कि मैटरनल बेनिफिट। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैटरनल बेनिफिट जो है अधिनियम 1961 के अनुसार जो प्रसूति काल के दौरान कितने सप्ताह की मजदूरी का उपबंध है। तो देखिए पहले 12 सप्ताह हुआ करता था, यानी कि 2015 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय 12 सप्ताह था, यानी कि 12 वीक तक के जो है मजदूरी का उपबंध था। लेकिन 2017 में इसमें संशोधन किया गया और अब 26 सप्ताह तक कर दिया गया, यानी कि लगभग 6 महीने तक इसमें जो है मजदूरी का उपबंध है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, अब 26 सप्ताह हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साधन है। तो देखिए जो सोशल सिक्योरिटी है वो टॉपिक भी है, आपको इसमें पढ़ना EPFO में। तो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि कौन इसमें प्रदान करता है। तो देखिए आयकर, क्या इनकम टैक्स करता है? तो ये बिल्कुल नहीं, तो इनकम टैक्स नहीं करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन करता है? कर्मचारी भविष्य निधि करता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा सामान्य विक्रय कर करता है, ये भी करता है। उसके बाद आपको भारतीय जीवन बीमा निगम ये भी करता है, और यहाँ पर राष्ट्रीय पेंशन योजना भी करता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर होगा दो होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए 2 6 भी यहाँ पर आपको शामिल है। तो यहाँ करेक्ट देखिए यहाँ पर आपको तीसरा भी ऑप्शन शामिल होना चाहिए था, लेकिन एक देखिए नहीं होगा। तो एक इसमें आपको सी आंसर करेक्ट होगा, यानी कि 2 4 5 6, 2 4 5 और 6, यानी कि देखिए तीसरा भी है, सामान्य बिक्री कर भी होता है, लेकिन इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 4 5 6 बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि, LIC, राष्ट्रीय पेंशन योजना और डाक भविष्य निधि एक करता है। तो करेक्ट आंसर सी। अब देखिए क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना, देखिए इससे मैं पूरा आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ। तो 2015 में देखिए पूछा, क्योंकि 2015 में ही ये योजना जो है लॉन्च की गई थी, अटल पेंशन योजना। 2017 के एग्ज़ाम में पूछे गए, 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो क्या पता 2023 के एग्ज़ाम में भी पूछे जाए। तो इसको ज़रूर जो है अच्छे से करके जाइएगा। तो देखिए अटल पेंशन योजना जैसा कि मैंने बताया 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसमें लाभार्थी 18 से 40 आयु वर्ग के बीच ही होना चाहिए। और देखिए जो पहला स्टेटमेंट है ना, यही 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे कि इसमें जो बेनिफिट उठाएंगे लोग वो कितने आयु वर्ग के होनी चाहिए। तो 18 से 40, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। लाभार्थी को उसके 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत ही पेंशन प्राप्त होगी। जी हाँ, 40 वर्ष तक के आप अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन 20 साल का यहाँ पर फिर गैप मिलेगा और 60 साल के बाद पेंशन मिलेगा 1 से 5,000 के बीच में। अब किसको 1,000 मिलेगा और किसको 5,000 मिलेगा, तो जिस तरह से प्रीमियम लेंगे उसके अनुसार मिलेंगे। और देखिए किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके पति या पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी। तो देखिए ये भी सही है, लाभार्थी को किसी नामिती की अनुज्ञा नहीं है, तो बिल्कुल एक गलत है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, यानी कि 1 2 और 3। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का अगर सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, बिल्कुल सही कि भारत का प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा का सदस्य है तो जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उस स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम जो था, भारत शासन अधिनियम 1935 का, इसमें से जो है मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। उसके अलावा USSR के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तब जाके अपना संविधान पूरा बना है। लेकिन मूल आधारिका जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
क्वेश्चन है कि मालिमथ समिति 2003 जो आया था वो किसके सुधार के लिए तरीकों पर विचार किया गया था? तो जो भारत में दांडिक न्याय प्रणाली थी उसके लिए थी। तो ध्यान रखिएगा, मालिमथ समिति यानी कि मालिमथ कमेटी का जो रिपोर्ट 2003 में आया था वो था भारत में दांडिक न्याय प्रणाली के लिए था। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भविष्य निधि योजना की हानियाँ क्या है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हानि क्या है। तो देखिए हानि क्या है, तो सबसे पहला है कि कामकाजी जीवन के प्रारंभ में घटित होने वाले जोखिमों के लिए धन अपर्याप्त होता है, बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति बचत के वास्तविक मूल्य का क्षय कर देती है, ये भी बिल्कुल आपको सही है। इससे अनिवार्य बचत होती है जिसका प्रयोग राष्ट्रीय विकास योजनाओं के वित्तीयन के लिए किया जा सकता है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर ए है, 1 और 2 आर करेक्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पीड़कों के प्रतिरोध के अलावा ऐसी कौन सी अन्य संभावनाएं हैं जिनके लिए पौधे को आनुवांशिकता इंजीनियर किया गया है? तो उन्हें जलाभाव वसा बनाना, बिल्कुल, यानी कि जल अभाव के बाद भी जो है वो अच्छे से विकसित कर सके। उसके बाद उपज के पोषक मूल्य को बढ़ाना, ये भी बिल्कुल सही है। उन्हें अंतरिक्ष यानों तथा अंतरिक्ष स्टेशनों में उगने तथा प्रकाश संश्लेषण करने के योग्य बनाना, ये गलत है। ऐसा जो है अनुवांशिक के लिए नहीं किया जाता है। उनकी निधानी आयु यानी कि सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, ये सही है। तो 1, 2 और 4 आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मदों पर विचार करना है। तो देखिए उपभोक्ता वस्तुएं तथा सेवाएं, इस पर विचार कर लीजिए। उसका सकल निजी घरेलू निवेश यानी कि प्राइवेट घरेलू निवेश, उसके बाद सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुएं तथा सेवाएं, विदेशों से निवल आय। तो उपर्युक्त मदों में किन्हें जीएनपी में शामिल किया जा गया है? तो 1, 2, 3 और 4 करेक्ट, यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा, सभी को शामिल किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वितरण के सिद्धांत की अंतर्वस्तु को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो उपादान संसाधनों के स्वामियों के बीच आय का वितरण करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्पादन के कारक की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्योंकि? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह पूरक कारकों की पूर्ति पर निर्भर करता है और यह अंतिम उत्पाद की मांग से उत्पन्न होती है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, तो देखिए पहला यहाँ पर, यह किसी उद्यम की लाभप्रदता का फलन है, बिल्कुल गलत है। यह पूरक कारकों की पूर्ति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। यह अंतिम उत्पाद की मांग से उत्पन्न होती है, ये गलत है। यह आवश्यकताओं के सापेक्ष साधनों के दुर्लभ होने से उत्पन्न होती है, ये सही है। तो 2 और 4 सही है और यहाँ पर सी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी देश कोई मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाती है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती है तो वे अपने बीच व्यापार पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देते हैं तथा प्रत्येक देश बाहरी देशों से होने वाले आयातों पर अपने अपने प्रशुल्क तथा कोटा के समुच्चय बनाए रखता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हुआ। तो देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है बहुत देशों के साथ चलते रहता है, तो इस तरह से आपको जानना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि FIPB यानी कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड जो है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपके सामने है कि विदेशी निवेश के लिए प्रस्तावों की शीघ्र निकासी यानी कि क्लियरेंस सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। बोर्ड द्वारा निकासी किए गए प्रस्तावों के कार्यान्वयन का आवधिक पुनरीक्षण करना, बिल्कुल सही है। FDI के संवर्धन तथा सुगमीकरण के लिए समय समय पर आवश्यक समझे गए अन्य सभी क्रियाकलाप करना, बिल्कुल सही है। उद्योग मंत्रालय द्वारा अलग से गठित किए जा रहे FIPC के साथ अन्योन्य क्रिया करना, तो बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महंगी मुद्रा किसे निर्दिष्ट करती है? तो यानी कि महंगी मुद्रा किसे निर्दिष्ट करती है? तो उच्च ब्याज दर जिस पे लगती है उसको महंगी मुद्रा बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश पर रंगराजन समिति ने क्या उपाय सुझाए थे? तो देखिए जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर होते हैं उसके शेयरों में विनिवेश करना, तो उसके लिए रंगराजन समिति ने कुछ उपाय सुझाए थे। तो उसमें क्या था कि इक्विटी की मुक्त की जाने वाली प्रतिशतता स्पष्टता सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग के लिए 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए और अन्य के लिए या तो 74% या फिर 100% होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है। विनिवेश का वर्षवार लक्ष्य बनाए रखा जाना चाहिए, ये उन्होंने उपाय नहीं सुझाए थे। तो करेक्ट आंसर सिर्फ ए होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा।
और देखिए संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन हेतु संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए कोई विधि बना सकती है किसी भी राज्य की सहमति के बिना। तो किसी राज्य की सहमति के बिना भी संसद जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि के जो होते हैं कार्यान्वयन हेतु संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए कोई लॉ जो है बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करती है। तो देखिए सबसे पहले एसपीएम का फुल फॉर्म ही पूछा जा रहा है। तो देखिए इस एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत पूछा जा रहा है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो इसको जरूर ध्यान रखना है, जिसका आकार जो है 10 से लेके 2.5 माइक्रोन तक होता है। तो यानी कि पीएम जो है, देखिए पीएम 10, पीएम जो है 2.5 होती है पार्टिकुलेट मैटर। तो यही है इसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इसका फुल फॉर्म है। तो करेक्ट आंसर डी सही होगा। तो यहाँ पर डी कर लीजिएगा, तो इसका आंसर होगा डी। तो देखिए आपको पीडीएफ में सही होकर मिल जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी और भी पेपर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए 2015 का डिस्कस कर रहे हैं, फिर 2012 का करेंगे, 4 का करेंगे, और भी श्रृंखला आप लोगों के लिए स्टार्ट होगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।